Okay, students, welcome you here again, and today we're gonna talk about chapter number 1, basic concepts. और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे relative abundance of isotopes की. Relative abundance of isotopes का मतलब होता है कि कोई isotopes जो है वो कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, राइट? तो isotopes जो हैं, you can say that इनकी हम मतलब इनकी नेचुरल अबंडेंस के बारे में ही बात करेंगे. हम ये बात नहीं करेंगे कि हम लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद इनकी तादाद क्या है. हम बात करेंगे कि नेचर में कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद है, राइट? और उसमें लेट्स से दैट हमने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने बात की थी कि प्रोटियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. इवन दो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, लेकिन प्रोटियम जो है वो 99.9% पाया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कौन सा आइसोटॉप कितना पाया जाता है. देखें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3. मैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके रिस्पेक्टेड एटॉमिक मैसेज हैं. तो उनमें 1, 2, 3 में से सबसे ज़्यादा कौन सा है? दैट इज 1. 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा है? 1. जो आप पानी पीते हैं वो हाइड्रोजन 1 है, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर. याद रखिएगा, हाइड्रोजन 2 इज नॉट, आई एम नॉट चेंजिंग द एटॉमिक नंबर, आई एम चेंजिंग ओनली द एटॉमिक मास. अगर एटॉमिक नंबर चेंज होंगे तो फिर हीलियम हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन हीलियम में होते हैं. ये भी कंफ्यूज ना कीजिएगा इस बात को. सो गाइज, व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर इज दैट कि आपकी बुक में एक टेबल है, टेबल नंबर 1.2. उसको आप फोकस कीजिएगा. नेचुरल अबंडेंस ऑफ सम कॉमन आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने इस टेबल में जो है वो लिखा है. एंड व्हाट दे आर राइटिंग कि हाइड्रोजन कंटेन 2 आइसोटॉप्स, राइट? हाइड्रोजन कंटेन 2 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन कंटेन 2 isotopes, hydrogen 1 and hydrogen 2, and that is 99.9% and that is only 0.15%, right? इसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन. कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स रिलेटिव अबंडेंस में मौजूद हैं. होते टोटल 3 हैं, लेकिन जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो सिर्फ 2 हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, राइट? कार्बन 12 एंड कार्बन 13. जो कार्बन 12 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है that is 98.9%, right? 98.9%. मैं राउंड ऑफ करके ये फिगर्स लिख रहा हूँ, आप भी इस तरह याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और 1.107%, 1.10%, राइट? तो इनके मैसेज भी आपको पता होने चाहिए. ये इसका मैथ जो है वो AMUs में है, राइट? तो इसका मैथ 12 है, इसका 13 है, और इसका मैथ जो है वो 1 है, और इसका मैथ जो है वो 2 है. जो मैं साथ के मैसेज भी आपको शो कर रहा हूँ. AMU में आप यू कैन जस्ट टेक इट टू दी वेरी लॉन्ग डिजिट्स. तो उसमें आप टेबल में देख लें इसको. प्रोफेशनली हमें बस इनके ये मैसेज ही याद करने होते हैं, हमें इन्हीं की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो जस्ट डोंट नीड टू गेट इन टू द रॉकेट साइंस और उनको याद करने बैठ जाएँ. बट जस्ट नीड द कॉमन फिगर्स. वो कॉमन फिगर्स को आप फॉलो करें and wish you best of luck for your exam. So what I'm talking next is that नाइट्रोजन जो है इसकी रिलेटिव अबंडेंस 2 आइसोटॉप्स की है. नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन 13 एंड नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15. तो ये 2 आइसोटॉप्स हैं नाइट्रोजन के जो रिलेटिवली अबंडेंट हैं. नाइट्रोजन 14 जो है दैट इज 99.6% अवेलेबल इन द नेचर, और जो नाइट्रोजन 15 है दैट इज ओनली 0.37% राउंड अबाउट, राइट? ये अवेलेबल है. उसके अलावा हमारे पास एक और आइसोटॉप मेंशन है, ऑक्सीजन. इनका तीनों को ही लिखा है इन्होंने. लेट मी टॉक यू टू एज वेल. ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, राइट? और ये रिलेटिवली इनकी क्या परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ. 99.7% जो है ये आपको ऑक्सीजन 16 मिलेगा, और समथिंग लाइक 0.037% आपको ये वाला ऑक्सीजन मिलेगा, 17 मैस वाला ऑक्सीजन, और 0.20% जो है आपको ये मिलेगा ऑक्सीजन 18.
अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला ऑक्सीजन है वो कौन सा है? यस, दैट इज़ द राइट आंसर। डेफिनेटली जो कॉमन सेंस की बात भी है कि जो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे कॉमन होगा, क्योंकि ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा उसी का यूज़ किया होगा ना ज़मीन ने। अब ये तो थोड़ी है जो थोड़ा सा है उसको ज़मीन ने यूटिलाइज़ किया होगा। मे बी आपके अंदर ऑक्सीजन 18 ज़्यादा हो, बट मेरे अंदर ऑक्सीजन 16 ही है। सो just don't mind it, I'm just joking. So let's go to the next. क्लोरीन 35 एक आइसोटॉप है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं एंड क्लोरीन 34 आई थिंक, राइट? क्लोरीन 35 एंड 37, सॉरी, क्लोरीन 35 एंड 37। तो ये हमारे पास जो है इसके आइसोटॉप्स मौजूद हैं क्लोरीन के दो। अब इसमें जो क्लोरीन 35 है ना, ये 75.5% पाया जाता है, राइट? और जो क्लोरीन 37 है दैट इज अवेलेबल 24.5, यानी कि ये वाला जो है वो रिलेटिवली अबंडेंट है। लेकिन हम इनका जो मैथ्स लिखते हैं, ज़्यादातर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो लिखते हैं 35.5। ये भी बात सोचने वाली है क्योंकि हम इन दोनों को मेंशन करते हैं उसमें, क्योंकि इफ़ देर इज़ अ 75% चांस कि किसी कंपाउंड में क्लोरीन हो, तो देन देर इज़ 24% चांस कि क्लोरीन 37 भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों को फिर वज़न को कंपाइल्ड करके हम जो है 35.5 लिखते हैं वेट किसी भी मॉलिक्यूलर कैलकुलेशंस में या केमिकल कैलकुलेशंस में। उसके बाद आखिरी बात कर रहे हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो है दैट इज़ समथिंग लाइक 79 एंड 81, राइट? Bromine is something like 79 and bromine is something like 81. So these are the two isotopes of bromine जो कि relatively abundant है, right? और उसमें 50.5% जो है ये वाला isotop है, right? 50.5%। और लगभग ये दोनों ये इसलिए शायद इन्होंने मेंशन किया कि ये isotopes जो हैं ये राउंड अबाउट इक्वल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, राइट? Look at that. देखिए 50.5 एंड 49.5। तो इनकी अबंडेंस जो है वो काफ़ी यू कैन से दैट के ज़्यादा है, दोनों की इक्वल है, राइट? तो ब्रोमीन कहाँ पर होता है ये आपने आपकी केमिकल लैब में आप गए होंगे तो वो आपने थर्मोमीटर देखे होंगे। जो एक थर्मोमीटर डॉक्टर देता है ना, जो आपसे एक टेम्परेचर चेक करते हैं, एक थर्मोमीटर बड़ा थर्मोमीटर होता है, उसके नीचे रेड सा आपको फ्लूइड नज़र आता होगा, वो ब्रोमीन है, राइट? और यानी कि ब्रोमीन जो है इट्स लिक्विड एंड इट्स यूज इन थर्मोमीटर्स फॉर द इंक्वायरी ऑफ टेम्परेचर्स। और इसके अलावा जो है वी गॉट ब्रोमीन वाटर इन द लेबोरेटरीज। वो बॉटल्स की फॉर्म में आपको वो ब्रोमीन मिलता है फॉर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, राइट? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया होगा आपने। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, उसमें ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल होता है। तो अगर नहीं किया तो अपने टीचर्स को कहें वो आपको करवाएं, राइट? So let's move towards the next thing of this topic. इसमें वो जो मैंने आपसे पहले भी बात कर दी है कि relatively जो abundant हैं, अगर हम देखें तो 280 से ज़्यादा आइसोटॉप्स जो हैं वो नेचर में अकर करते हैं और उसमें 40 रेडियो एक्टिव है, ठीक है? यानी नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कितने हैं? 280, ठीक है? नेचुरली अकरिंग है। और उसमें से 40 जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। और वैसे भी आपको मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा होगा ना, ठीक है, 82 या 82 से ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए जो एलिमेंट्स 82 से पीछे पीछे हैं उनके आइसोटॉप्स 240 अंडर आ जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स 82 से ज़्यादा हैं यानी 92 तक नेचुरली करेंगे, ये 10 एलिमेंट्स हैं, उनके लगभग 40 आइसोटॉप्स हैं कोई 10 एलिमेंट्स के, तो वो सारे क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। ये मेरी बात को आप रिमाइंड करके सोचें इसके बारे में मैंने क्या कहा। सो उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के थ्रू।
आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के थ्रू का मतलब है कि वो, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया कि आपने किसी भी एलिमेंट में अगर न्यूट्रॉन डाल देंगे तो वो उसका न्यूक्लियस थोड़ा हैवी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन। यानी उसमें आपने न्यूट्रॉन, उसमें लेट से 6 थे, कार्बन की बात कर लेते हैं, और कार्बन में 6 ही प्रोटॉन थे उसके न्यूक्लियस में, लेकिन आपने एक न्यूट्रॉन उसमें इजाफी बम्बार्डमेंट के थ्रू ऐड कर दिया। तो नेचुरली भी देखा जाए तो 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेटरली देखा जाए कि 8 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि कार्बन 13 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो लेकिन 9 न्यूट्रॉन्स तो नहीं होते ना नेचुरली, लेकिन आप अगर कार्बन 13 के एटम में एक न्यूट्रॉन और हिट कर देंगे तो फिर वो कहलाएगा आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो इससे कितने हो गए आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से? हमने कितने बना लिए? 300 बना लिए, राइट। 300 आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बना लिए हमने, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। राइट। सो उसके बाद जो है अगर हम आगे चलें तो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के बाद दे आर राइटिंग कि जो आइसोटॉप्स हैं दे आर मोनो आइसोटॉप्स भी हैं, ठीक है। मोनो आइसोटॉप्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता हो। मोनो मीन्स वन, आइसोटॉप मीन वन, यानी ऐसे एलिमेंट्स भी हैं इस दुनिया में जिनके आइसोटॉप्स है ही एक है, यानी है ही बस एक, दैट्स इट, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स नेचुरली उसमें नहीं है। तो मोनो आइसोटॉप्स का टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अभी अगर आपके पास बुक है तो उस पर क्वेश्चन मेंशन कर लें, व्हाट डू यू नो अबाउट मोनो आइसोटॉप्स, या डिफाइन मोनो आइसोटॉप्स एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। उसमें आप ये लिख लें या अंडरलाइन कर लें बुक से। आपके जो एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, और इसके अलावा एक एलिमेंट है फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, एल्यूमिनियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मोनो आइसोटॉपिक है, राइट। गोल्ड, ये अब सोडियम और एल्यूमिनियम बुक में दर्ज नहीं है, बट आई हैव रेड इट समवेयर, तो मुझे याद है कि ये मोनो आइसोटॉपिक हैं। सो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। सो दीज आर द मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपसे और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जो ऑड नंबर वाले आइसोटॉप्स हैं उनके 2 से ज़्यादा आइसोटॉप्स नहीं होते। 2 ऑड नंबर वाले जिनका एटॉमिक नंबर है ना, जैसा लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का 5 है, ये एटॉमिक नंबर इनके ऑड है। तो साइंसदान कह रहे हैं कि जो ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं उनके आइसोटॉप्स जो हैं दे आर 2, ओनली 2 आइसोटॉप्स जो हैं वो होते हैं जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं, राइट। दे जस्ट पोजेस, मोस्ट प्रोबेबली उनके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। और जिनके इवन एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनके आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, यानी ऑड की कम होती है और इवन की, जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं दे हैव गुड अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स, राइट। उनके आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन एलिमेंट्स का जो मल्टीपल होता है मास नंबर 4 का, ठीक है, तो वो तकरीबन कह लें कि 50% इस अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे दे आर राइटिंग कि ऑक्सीजन अगर 16 मास रखता है, तो इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम जो है वो 24 मास रखता है, राइट। इस तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है सिलिकॉन है, वो हमारे पास 28 मास रखता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट है कैल्शियम है, राइट, ये 40 मास रखता है। इस तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है आयरन है, ये हमारे पास कितना मास रखता है, ये 56 मास रखता है, ठीक है। इसमें अब आप एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे मैं मैथ लिख रहा हूँ दैट इज़ द रॉन्ग प्लेस, आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है 16, 24, 28, 40, 56। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 4 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं
जो आपके सामने मैंने दर्ज किए हैं। तो ये एलिमेंट्स कह लें कि 50% अर्थ क्रस्ट बना रहे हैं। यानी तीन चीज़ें अब हमें आइसोटॉप्स के बारे में और क्लियर हुई कि जिनके ऑड नंबर हैं उनके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा नहीं होते। जो इवन नंबर रखते हैं आइसोटॉप्स, उनके आइसोटॉप्स जो हैं वो लार्जर क्वांटिटी में होते हैं, यानी जिनके इवन एटॉमिक नंबर्स हैं वो ज़्यादा सारे आइसोटॉप्स होते हैं। और जिन एलिमेंट्स के अंदर 4 का मल्टीपल होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं। जिस तरह के कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताए जो 50% आपका अर्थ क्रस्ट बना रहे हैं। तकरीबन साइंसदान ये भी कह रहे हैं कि 280 आइसोटॉप्स में से 154 हैव इवन एटॉमिक नंबर। कितने हैं आइसोटॉप्स? 280 आइसोटॉप्स है ना, उसमें से 154 के जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या हैं? इवन है। So that's the story of relative abundance of isotopes, and I don't think so that this video may take so long more. So that's it for this topic, and I really wish you are getting all these points. Thank you so much.